हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की। आप जैसा कि जानते होंगे कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठा करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के जरिए फंड रेजिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी दोबारा से पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ लेकर के आती है। तो सिमिलरली रुचि सोया भी अपना एफपीओ लेकर के आ रही है जो कि 24 मार्च से खुलेगा। और इनका जो एफपीओ प्राइस रखा गया है वो करंट मार्केट प्राइस से 29% नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि कल की क्लोजिंग से 29% नीचे पे अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको रुचि सोया के एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रुचि सोया करती क्या है, तो ये भारत में एडिबल ऑयल के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं और न्यूट्रेला ब्रांड के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। आपने आई एम श्योर कि न्यूट्रेला ब्रांड कभी ना कभी कंज्यूम किए होंगे। और अगर कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की बात की जाए तो इनका एडिबल ऑयल और इसके बाय प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स का बिजनेस है। इसके अलावा ओलियो केमिकल, एडिबल सोया फ्लोर, हनी और आटा, ऑयल पाम प्लांटेशन, न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस प्रोडक्ट्स आते हैं इनके। बिस्किट्स, कुकीज, रस, नूडल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में विंड पावर भी ये जनरेट करते हैं। और इनके अगर फेमस ब्रांड्स की बात की जाए तो न्यूट्रेला तो ऑब्वियसली इनका फेमस ब्रांड है। इसके अलावा महाकोश, सनरिच और रुचि गोल्ड भी इनके कुछ फेमस ब्रांड हैं। पतंजलि जो आयुर्वेद है उन्होंने रुचि सोया जो कि बैंकरप्ट हो गई थी उसको 2019 में एक्वायर किया था आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत। और ये पतंजलि ने इसके लिए 4,350 करोड़ रुपए पे किए थे रुचि सोया को। और 4,350 करोड़ में इस कंपनी को एक्वायर किया गया था। जो बाबा रामदेव हैं वो रुचि सोया के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और जून 2021 के डेटा की बात की जाए तो रुचि सोया के 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो 11,000 टन पर डे की थी। इनके 16 प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और अगर इनके नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इनके 100 सेल डिपोज हैं, 4763 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 4,58,000 के आसपास इनके रिटेल आउटलेट्स हैं। और रुचि सोया को 27 जनवरी 2020 को दोबारा से रीलिस्ट किया गया था। और ये 16 रुपए 10 पैसे के प्राइस पे रीलिस्ट हुई थी, लेकिन 9 जून 2021 को इसने अपना 52 वीक हाई जो 1378 रुपए का है उसको टच किया था। और अब अगर बात की जाए इनके एफपीओ की तो ये 4300 करोड़ मार्केट से रेस करना चाहते हैं। उसके लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहे हैं जो कि 24 मार्च से 28 मार्च के बीच में खुला रहेगा। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 615 से 650 रुपए है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 650 रुपए में ये आपको मिलेगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें से जो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं वो एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और जो हायर एंड का अगर इसका प्राइस लें जिसपे कि मोस्ट प्रोबेबली ये लिस्ट होगा एफपीओ 650 रुपए, वो जो मंडे का क्लोजिंग प्राइस है यानी कि कल की क्लोजिंग हुई थी इसकी 910 रुपए, वहां से 29% नीचे पे अवेलेबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 शेयर मिनिमम आपको इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आप 21 के मल्टीपल में और भी शेयर अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनका आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था उसके हिसाब से 5 अप्रैल को जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 6 अप्रैल से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ये शेयर्स नहीं मिलते हैं तो 4 अप्रैल को आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल्स देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी एफपीओ लेकर के क्यों आ रही है, इनको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई है, तो एफपीओ लाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को घटा करके 75% करना चाहते हैं। और उसका रीजन है कि जो सेबी की रिक्वायरमेंट है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 25% के आसपास होनी चाहिए। और अगर आज की डेट की बात की जाए तो 98.9% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद के पास 48%, पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 16.9%, पतंजलि ग्रामोद्योग के पास 13.52%। इस तरह से 98.9% जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास सिर्फ 1.1% की हिस्सेदारी है रुचि सोया में। और इस ऑफर के बाद अगर ये पूरा ऑफर सक्सेसफुल जाता है तो 80.8% स्टेक रह जाएगा प्रोमोटर के पास और बाकी का जो 19.18% है वो पब्लिक के पास हो जाएगा।
हालांकि इनको 75% करना है, तो कंपनी का कहना है कि जो 5.8% इनको घटाना है उसके लिए इनके पास दिसंबर 2022 तक का टाइम है, क्योंकि 3 साल के अंदर इनको जो स्टेक है वो 75% तक लाना होता है। तो अभी इनके पास टाइम है, तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में और भी एफपीओ लेकर के आए या किसी तरह से अपनी होल्डिंग को कम करें। और कंपनी ने कहा है कि जो ये इनको पैसा मिलेगा वो ज्यादातर यूज होगा इनकी डेट रिड्यूस करने में। इनको 3300 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, तो जो 4300 करोड़ ये रेस किया जाएगा, इसमें से 3300 करोड़ डेट पे करने में यूज किया जाएगा और बाकी इन्होंने कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये पैसा यूज करेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव लगातार बोल रहे हैं कि भाई आप रुचि सोया में इन्वेस्ट करो। लास्ट ईयर एक कंट्रोवर्सी में भी ये फंस गए थे, इस वजह से इन्होंने दोबारा से बोला है कि भाई ये कमोडिटी कंपनी नहीं है और हम जो रुचि सोया और पतंजलि है इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। और एक जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में भी इन्वॉल्व है, तो आई एम श्योर कि इनका प्लान है कि ये काफी चीजों में इन्वॉल्व होंगे आने वाले टाइम में। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें रुचि सोया के एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल हाई लेवल पे देखें तो आज के करंट मार्केट प्राइस से 29% नीचे पे इसका जो इशू प्राइस है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन उस बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, हमको कुछ प्रोज और कॉन्स को देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम कुछ अच्छी बातों की बात करें, तो इनको जो रुचि सोया है, इनको पतंजलि ग्रुप की बैकिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और इन्होंने इसको प्रॉफिटेबल बनाया है जब से इन्होंने इसको एक्वायर किया है। आप देखेंगे कि 2018-2017 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी और उसके बाद जब पतंजलि आयुर्वेद ने इसको एक्वायर किया तो लगातार ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। इसके अलावा इनका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड एडिबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है भारत के। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो 32 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कम है। तो यानी कि वैल्यूएशन डेफिनेटली इसको अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा पतंजलि ग्रुप पूरी कोशिश करेगा कि एफपीओ सक्सेसफुल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे इनको अपनी शेयर होल्डिंग को घटाना है तो ये और भी एफपीओ ला सकते हैं। इसके अलावा ये अपने जो बिजनेस वर्टिकल हैं उसके आईपीओ भी लेकर के आ सकते हैं अलग से। तो वो चाहेंगे कि पब्लिक में पॉजिटिव मोमेंटम रहे इस एफपीओ को लेकर के, ताकि आने वाले टाइम में जो इनको फंड रेजिंग करनी है उसमें इनको हेल्प मिले। तो इस इन सब बातों को देखते हुए जो स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है इस एफपीओ को। उन्होंने कहा है कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी कि रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर कुछ रिस्क्स की बात की जाए यानी कि कॉन्स की बात की जाए, तो जब से एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई है इनका शेयर 17% तक नीचे गिरा है और उसका रीजन है कि 650 रुपए मार्केट प्राइस से काफी नीचे पे इन्होंने इशू प्राइस रखा है। तो जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा उस वजह से इनका शेयर डेफिनेटली और नीचे गिरेगा और हो सकता है कि बाय द टाइम लिस्टिंग हो तो ये 650 रुपए के आसपास भी आ जाए। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है इस एफपीओ का, वो है कि कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ करना चाहती है। और जो कि एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि इसको एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर पैसा डेट को पे करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने अभी तक भी जो कोशिश की है वो अपने एग्जिस्टिंग डेट को कम करने की है, एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो जो कि कहीं ना कहीं इनको हर्ट करेगा। इस इन सब बातों को देखते हुए जो कैपिटल विया ग्लोबल रिसर्च है, उन्होंने बोला है कि भाई आपको इस एफपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर एफपीओ बहुत ही अच्छा जाता है और कंपनी अपने डेट्स को रीपे कर देती है, तो इन्वेस्टर फ्यूचर में इनको आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ये लोअर प्राइस पे मिल सकता है। तो ओवरऑल किसी ने भी बाय रेटिंग नहीं दिया है, न्यूट्रल से लेकर के अवॉइड करने की रेटिंग है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे भी लगता है कि अभी एफपीओ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी एक छोटी कंपनी है और इसका जो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा और नीचे जाएगा। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में भी मुझे लगता है कि अभी इसको अवॉइड करना चाहिए और फ्यूचर में देखना चाहिए कि इनका कैसा जाता है। इस एफपीओ के बाद ये कितनी स्टेबिलिटी लाते हैं, कितने अपने डेट्स को पे ऑफ करते हैं, उसके बाद हमें अगर मार्केट में ये कम प्राइस में मिलता है तो कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।